कल हमने देखा कि समर ने जो पुराना स्टोन लिया था उसमें किंग साइज का नीलम निकल गया था और वो 150 करोड़ रुपए में बिक भी गया था। समर को एंटिक मार्केट के प्रेसिडेंट अविनाश गिल ने अपने घर पर इनवाइट किया। समर चंदन सिन्हा से शर्त जीत चुका था और चंदन ने भी उसको 1 करोड़ रुपए देकर गुस्से में वो वहां से समर से बदला लेने का फैसला करके चला गया था। इधर समर ने पायल के स्टोन को अपने हाथ में पकड़कर महसूस करने की कोशिश की कि उसके अंदर क्या हो सकता है। उसने महसूस किया कि उस स्टोन में कुछ खास नहीं है। हालांकि उसने पायल से कुछ कहा नहीं क्योंकि वो पायल का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। अब आगे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर स्वागत करता हूं। आपको हमारी कहानी सीक्रेट घर जमाई कैसी लग रही है, ये आप हमें प्यारे प्यारे कमेंट करके जरूर बताते रहें। जो भी हमारे साथ नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं वो प्लीज अपने गांव और अपने शहर का नाम लिखकर जरूर भेजें। अगली वीडियो में उनका स्वागत किया जाएगा। और दोस्तों, आजकल आप वीडियो पर लाइक नहीं करते हैं, ना भी कमेंट करते हैं और ना ही इसको शेयर करते हैं। तो प्लीज आप लोग, मेरी ताकत हो तो मेरे लिए बस इतना ही कर दीजिए, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता। आप एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट, आज जो भी दोस्त सुन रहे हैं वो प्लीज एक एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर से जरूर करना। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि वो भी सबको सुनाई जाए तो आप हमें सामने स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर भेज सकते हैं। और कोई अगर हमारे साथ काम करना चाहता है तो उसको सैलरी मिलेगी। दोस्तों, आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके हमारे पास भेज सकते हैं। अगर आपकी वॉइस अच्छी लगी तो हम आपके पास कहानी भेजेंगे और आप उसका वॉइस रिकॉर्ड करके हमारे पास भेजेंगे और आपको सैलरी भी दी जाएगी। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मैसेज करें और अपना वॉइस सैंपल और अपनी कहानी जरूर से जरूर भेजें। चलिए, आज के एपिसोड नंबर 26वें में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। समर ने पायल के स्टोन को हाथ में पकड़कर महसूस कर लिया था कि उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने पायल को कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो पायल का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। पायल वो कश्मीरी स्टोन को बूढ़े मास्टर के पास ले गई। उसने वो स्टोन खोलने के लिए उस बूढ़े मास्टर को दे दिया। बूढ़े मास्टर ने स्टोन की खूबसूरती को देखकर मुस्कुराया और उसने स्टोन काटने वाली मशीन के बीच उस स्टोन को रख दिया। 1 मिनट में उस बूढ़े मास्टर ने वो स्टोन खोल दिया। स्टोन के अंदर कुछ खास नहीं था। उसमें से एक छोटा सा हरा पन्ना स्टोन निकला जिसकी कीमत कुछ खास नहीं थी। यह सिर्फ एक नॉर्मल पन्ना स्टोन था। पायल जो अभी तक एक्साइटेड हो रही थी, उस स्टोन को देखकर वो निराश हो गई। उसने थोड़ा निराश होते हुए कहा, अरे, ये तो बस एक छोटा सा पन्ना स्टोन निकला है। उस बेचारी का मुंह भी उतर गया था। वह अपनी आंखें झपकाना बंद नहीं कर रही थी। उसने इस स्टोन पर 50 लाख रुपए खर्च कर दिए थे क्योंकि उसे लग रहा था कि उसमें कोई खास खजाना होगा जिससे वो अच्छे खासे पैसे कमा जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से उसमें एक छोटा सा 10-15 हजार रुपए से ज्यादा का भी स्टोन नहीं निकला। वहीं समर को अपने स्टोन में एक किंग साइज नीलम मिला था और वो 150 करोड़ रुपए में उसने कमा लिए थे, जिस पर उसने मूल रूप से केवल 1 लाख रुपए ही खर्च किए थे। वहीं पायल ने 50 लाख से ज्यादा खर्च कर दिए, फिर भी उसके हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं, कचरा ही कचरा। तभी उसको याद आया कि समर को स्टोन देखकर ही पता चल गया था कि उसमें एक कीमती खजाना है। उसने सोचा कि जरूर उसके पास कोई ना कोई ट्रिक है जिससे वो पहले ही जान गया था। इसलिए उसने समर से एक्साइटेड होते हुए पूछा, समर, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे उस स्टोन में नीलम है? पायल को यकीन हो गया था कि समर एक स्टोन मास्टर है। उसको स्टोन के बारे में सब कुछ पता है। इसलिए उसने 1 मिनट में ही वो बदसूरत सा दिखने वाला स्टोन सिलेक्ट कर लिया था जिससे वो कभी छूती भी नहीं। वो गंदा सा स्टोन 1 साल से उस शॉप में था। सभी लोग अनदेखा किए जा रहे थे। वह निश्चित रूप से संयोग नहीं था कि समर ने उसको चुना। वो भी जानती थी कि समर ने एक ऐसी कौन सी ट्रिक अपनाई होगी जिससे उसको पता चल गया कि उसके अंदर आखिरकार है क्या। समर ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये एक सीक्रेट है। क्या तुम ये सीक्रेट जानना चाहती हो? पायल ने तुरंत एक्साइटेड होते हुए
सिर हिलाते हुए कहा। बेशक, मैं जानना चाहती हूँ, प्लीज बताओ ना समर, ये क्या सीक्रेट है। उसकी बात सुनकर समर ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, क्योंकि मैं एक भगवान हूँ और मैं सब कुछ देख सकता हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ और मैं ही ब्रह्म हूँ। पायल ने अपनी आंखें घुमाई और समर को गुस्से में घूरते हुए कहा, समर बकवास बंद करो, बताओ ना प्लीज। वो थोड़ी नाराज थी, क्योंकि उसे लगा कि समर उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन समर के पास एक सीक्रेट ट्रिक थी, जिसके बारे में वो किसी को बता नहीं सकता था, क्योंकि उसके मास्टर ने उसको मना किया था। वो किसी को भी बता नहीं सकता था। पायल को गुस्से में देखकर समर ने पायल को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, पायल पायल तुम गुस्सा मत करो प्लीज। गुस्से में तुम्हारा चेहरा बदसूरत लगने लगता है। प्लीज अपनी इस खूबसूरती को गुस्सा होकर बर्बाद मत करो यार। उसने पायल को वैसे ही बहलाया जैसे वो हमेशा दूसरी लड़कियों के साथ करता था, और कुछ ही देर में उसने पायल को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। अपनी तारीफ भरी बातें सुनकर वो शर्माने लगी। उसने शर्माते हुए मन ही मन सोचा, ये कितना इंटरेस्टिंग आदमी है। लड़कियों को खुश करना तो कोई इससे अच्छे कोई समझ भी नहीं पाएगा। उसने ऐसे ही मुस्कुराते हुए समर को देखा और धीरे से कहा, ठीक है, अब चलो यहां से चलते हैं। और वो समर को लेकर उस शॉप से बाहर निकल गई। चंदन ने समर को जाता हुआ देखकर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, समर, मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। वो सिन्हा परिवार का यंग मास्टर था। उसने न केवल 1 करोड़ रुपए हार लिए थे, बल्कि अपनी गरिमा को भी वो हार चुका था। उसे उसे वापस पाना था। निश्चित रूप से उसको अपनी गरिमा के अलावा समर से उस किंग साइज नीलम में भी दिलचस्पी हो गई थी। उसने समर को उसके किए की सजा देने और किंग साइज नीलम को छीनने का फैसला कर लिया था। चंदन ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। 2-3 रिंग्स में ही दूसरी तरफ से किसी ने फोन उठा लिया। चंदन ने कॉल रिसीव होते हुए कहा, जोगिंदर भाई, जोगिंदर भाई, मैं आपको एक लड़के की सुपारी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उसकी टांगे तोड़ दो और साथ ही उसकी आंखें भी फोड़ दो। उसका नाम समर है और वो अभी अभी एंटिक मार्केट से निकला है। वो व्हाइट पोर्श में है। दूसरी तरफ से जोगिंदर भाई की आवाज आक्रामक सुनाई दी, चिंता मत करो यंग मास्टर चंदन, मैं अभी किसी को इसके बारे में पता लगाने के लिए भेज रहा हूँ। जल्द ही काम पूरा करके आपको बताता हूँ। और ये कहने के बाद उसने फोन काट दिया। वहीं उधर गाड़ी में पायल ने अपनी आंखें झपकाते हुए समर से कहा, समर, तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम्हें मुझे ट्रीट देनी चाहिए? तुम्हारे आज इतनी बड़ी लॉटरी लगी है, देखो इतना तो बनता ही है। समर ने भी उसकी बात पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी डिनर ट्रीट देता हूँ। बताओ किस रेस्टोरेंट में चलना है। वो जानता था कि वो इतना पैसा इसलिए जीत पाया क्योंकि पायल उसे वहां लेकर आई थी, इसलिए वो उसको तुरंत ट्रीट देने के लिए तैयार हो गया। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा तो अभी आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है। समर ने हैरान होते हुए पूछा, आइसक्रीम? बस इतना ही? क्योंकि उसे तो लगा था कि वो किसी महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेकर जाएगी, लेकिन उसे तो केवल आइसक्रीम चाहिए थी। उसे लगा पायल उसका खर्चा नहीं करवाने में झिझक रही है, इसलिए समर ने पायल से कहा, पायल, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं। मैं तुम्हें रेस्टोरेंट का नाम बताने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि मैं अभी अभी इंदौर शहर में आया हूँ और मुझे यहाँ के अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में पता नहीं है। तुम्हें पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं कंजूस नहीं हूँ। लेकिन पायल ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं 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 समर, थैंक यू, लेकिन मुझे सिर्फ आइसक्रीम ही चाहिए। मैं अभी डाइट पर हूँ और ज्यादा हैवी डिनर नहीं कर सकती। समर ने थोड़े से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तुम्हें वजन कम करने की जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल भी मोटी नहीं हो, तुम्हारा फिगर बहुत अट्रैक्टिव है, तुम अच्छी लगती हो। पायल समर के मुंह से फिर से अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई। उसने धीरे से कहा, यार अब मुझे और मक्खन मत लगाओ, चुपचाप मुझे आइसक्रीम फ्लोर पर लेकर चलो।
समर ने भी आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप आइसक्रीम पार्लर की तरफ चल पड़े। तकरीबन 20 मिनट बाद दोनों सिटीजन पार्क पहुंच गए। वहां पर एक फेमस आइसक्रीम स्टोर था जिसका नाम नेचुरल आइसक्रीम पार्लर था। यहाँ पूरे इंदौर शहर की सबसे अच्छी और सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम मिलती थी। जब वो दोनों आइसक्रीम खाने वाले थे तभी उन्हें 10 से ज्यादा काले रंग के हट्टे कट्टे लड़कों ने घेर लिया। उनका लीडर एक मुस्कुलर बॉडी वाला ऊंचा लंबा आदमी था जो देखने में ही बहुत मजबूत लग रहा था। उस आदमी ने समर के सामने खड़े होकर ठंडे स्वर में पूछा, तुम समर हो ना? समर भौहें सिकोड़ते हुए आगे बढ़ना बंद कर दिया और उसने कड़क आवाज में पूछा, कौन हो तुम और मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? उसे पूरा यकीन था कि उसने इन लोगों को कभी भी इससे पहले नहीं देखा, न ही इन लोगों से कभी पंगा लिया। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उसको क्यों ढूंढ रहे हैं। उस आदमी ने अहंकार के साथ कड़क आवाज में कहा, बेटा मैं जोगिंदर सिंह हूँ। लोग मुझे जोगिंदर भाई के नाम से जानते हैं। दरअसल जोगिंदर भाई इंदौर शहर में काफी मशहूर था। लोग उसके नाम से ही कांपते थे। समर ने भौहें सिकोड़ी और बड़बड़ाया, जोगिंदर भाई? उसने ईगल गैंग के सरगना बख्तावर से सुना था कि जोगिंदर भाई स्कॉर्पियो गैंग का लीडर है। इंदौर शहर में स्कॉर्पियो गैंग प्रोडक्शन फीस मांगने और लड़ाई झगड़े करने के लिए मशहूर थी। जब समर को 10 से ज्यादा लोगों ने घेर लिया तो पार्क के अंदर मौजूद लोग समर के आसपास इकट्ठा होने लगे, क्योंकि सब लगभग जोगिंदर भाई और उसके लोगों को जानते थे। वो समझ गए थे कि यहाँ कोई बड़ा हंगामा होने वाला है। तभी जोगिंदर भाई की नजर पायल पर पड़ी। उसने पायल को घूरते हुए कहा, वाह क्या खूबसूरत लड़की है ये। जोगिंदर की आंखों में वो कुछ और ही आ गया था। पायल के आकर्षक चेहरे, सितारों जैसी आंखें, चेहरे जैसे लाल होठ और गोरी त्वचा अट्रैक्टिव फिगर को देखकर एक बार तो वो अपनी सुध बुध खो बैठा था। जोगिंदर ने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की देखी नहीं थी। वो यहाँ पर चंदन के कहने पर समर की टांगे तोड़ने के लिए आया था, लेकिन पायल की खूबसूरती को देखकर सब कुछ भूल गया था। उसने एक विकृत व्यक्ति की तरह मुस्कुराते हुए पायल से पूछा, हेलो मिस ब्यूटी, या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक लेना पसंद करोगी? पायल ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हारे जैसे आदमी की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती, ड्रिंक लेना तो दूर की बात। ये कहने के बाद उसने मन ही मन सोचा, इस आदमी की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे अप्रोच करने की। लेकिन जोगिंदर भाई ने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। वो पायल की बात पर नाराज होने की बजाय अधिक ज्यादा एक्साइटेड था। उसने पायल को गंदी नजर से देखा और मुस्कुराते हुए फिर कहा, वाह वाह क्या नखरा है, मुझे तुम्हारे ये अंदाज बहुत पसंद आए। अब समर को गुस्सा आ गया था जब उसने देखा कि जोगिंदर पायल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गुस्से में होश खोने की बजाय उसने जोगिंदर के चेहरे पर मजाक उड़ाते हुए कहा, जोगिंदर भाई, मुझे भी तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस पसंद आया। तुम अपने इस चिंपैंजी जैसी शक्ल के साथ इतनी सुंदर लड़के को मनाने की कोशिश कैसे कर सकते हो? अपनी ये गंदी शक्ल दिखाकर हमारी आंखें भी गंदी मत करो, प्लीज यहाँ से चले जाओ। समर की बात सुनकर जोगिंदर का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिंपांजी कहने की? समर ने उसको बीच में ही काटते हुए कहा, यार अब मैं तुम्हें चिंपांजी नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा, बताओ तुम ही। जोगिंदर ने कहा, मैं तुम्हें जीने का टाइम दे रहा हूं, लेकिन अब और नहीं। मुझे किसी ने तुम्हारी टांगे तोड़ने की सुपारी दी, अब सिर्फ टांग नहीं, तुम्हारे हाथ भी तोड़ूंगा। वो गुस्से में पागल हो रहा था। समर के हाथ पैर तोड़ने के लिए तैयार था। समर के टांगे तोड़ने के बाद पायल को अपने साथ ले जाने के बारे में सोच रहा था। तभी समर ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे हाथ में लगा पाओगे? मुझे तो नहीं लगता कि तुम मुझे से इतने ज्यादा मजबूत हो। हालांकि समर जान गया था जोगिंदर भी एक मार्शल आर्ट फाइटर है और उसके गुंडे भी स्ट्रीट फाइटर हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो फिर भी उन लोगों का सामना कर सकता था। चाहे ऐसे 20 लोग और आ जाते तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ पाया। एक शेर के लिए एक भेड़ और 10 भेड़ों में कोई खास अंतर नहीं।
वो सभी को एक साथ झपटा मार सकता था। जोगिंदर भाई ने अपना मुंह थोड़ा खोला और सफेद दांतों की आक्रामकता तरीके से भींचते हुए बोला, क्या कहा तुमने कि मैं इतना मजबूत नहीं हूं? ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें अभी के अभी दिखाता हूं कि मैं कितना मजबूत हूं। और ये कहते हुए उसने अपना पंच हवा में आगे बढ़ा दिया। उसको ऐसे गुस्से में आगे बढ़ता हुआ देखकर आसपास के खड़े लोग आपस में बातें करने लगे। एक लड़के ने अपने पास खड़ी लड़की से कहा, सुनो, ये जोगिंदर भाई है, स्कॉर्पियो गैंग का लीडर, और ये बहुत ताकतवर है, अच्छा मार्शल आर्ट फाइटर भी है। इस दुबले से पतले लड़के को तो आज कोई नहीं बचा पाएगा यार। उसके पास खड़ी उस सुंदर सी लड़की ने भी कहा, हैं? अच्छा, जोगिंदर भाई इतना पावरफुल है, लेकिन इस लड़के को भी सोचना चाहिए कि ये किस आदमी से पंगा ले रहा है। अब जब वो खुद अपनी मौत को बुला रहा है तो कोई इसमें क्या कर सकता है। तभी उस लड़के ने कहा, हाँ हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो, चलो हमें भी क्या है, हमें तो एक एक्शन मूवी देखने को मिल रही है, वो भी बिना किसी टिकट के। और ये कहते हुए वो हंसने लगा। लड़के भी खिलखिलाकर हंसने लगे। उन दोनों की तरह से वो सभी लोग भी यही सोच रहे थे कि वो लड़का क्या कर पाएगा। पायल ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली थी। वो भी 10 हट्टे कट्टे लोगों को आता हुआ देखकर उसने समर से कहा, समर, समर, मुझे लगता है कि हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। समर ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए धीरे से पायल को समझाते हुए कहा, पायल, तुम चिंता मत करो, इन लोगों से डील करने के लिए मेरा एक ही पंच काफी है। तभी जोगेंद्र भाई ने दहाड़ते हुए समर पर अपने दाहिने हाथ से वार किया। उसका पंच इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था जैसे हवा में किसी ने गोली चला दी हो। जिस तकनीक का वो इस्तेमाल कर रहा था, उसका आविष्कार एक मार्शल आर्ट मास्टर ने किया था। उसका पंच अपनी तरफ आता हुआ देखकर समर ने जमीन पर पैर मारा और तेजी से हवा में उछलते हुए जोगेंद्र भाई के सामने पहुंच गया। जब वो वहां खड़ा था तो उसके पैरों के निशान वहां पर रह गए थे। उसको अचानक अपने सामने खड़ा देखकर जोगेंद्र का चेहरा आश्चर्य से भर गया। समर की गति बहुत तेज थी और उसका कोई भी देख नहीं पाया था कि वो ऐसे एकदम से कैसे हो गया। उसको अपने नजदीक देखकर जोगिंदर ने दोबारा उसको पंच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन समर ने तुरंत अपना हाथ उठाया और उसको पंच करने पर मार दिया। हवा में विस्फोट हुआ और एक तेज कर्कश आवाज गूंज गई। जोगिंदर जोर से चिल्लाया, आह! समर के एक ही पंच ने उसके हाथ की हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तभी समर ने उसके टूटे हुए हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम मुझसे फाइट करने के लिए लायक नहीं हो, तुम इतने स्ट्रांग नहीं हुए अभी तक। जोगिंदर बस मुंह खोलकर उसको देखता रह गया। वो लेवल 2 स्टेज 3 का फाइटर था, जो लगभग लेवल 2 पार करके लेवल 3 में जाने ही वाला था। वहीं आसपास के लोग भी समर की ताकत देखकर हैरान रह गए थे। वो लड़का, जो लड़की जो पहले ही समर उसको समझ रहे थे कि ये मरेगा, वो हैरान हो गए थे। उस लड़के ने कहा, अरे, ये तो बहुत स्ट्रांग है, वो जोगिंदर भाई को हराने में कामयाब रहा। उस लड़के ने भी कहा, लेकिन ये है कौन जिसने एक ही पंच में जोगिंदर जैसे मार्शल आर्ट फाइटर को हरा दिया? उस लड़के ने कहा, यार मैंने भी इससे पहले कभी नहीं देखा, मुझे नहीं पता ये कौन है। आसपास के खड़े लोग भी हिसाब से जोगिंदर का बहुत पावरफुल होने का दावा कर रहे थे, लेकिन उनका दावा अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। फिर भी इस फटीचर वो को कमजोर समझ रहे थे, लेकिन उस फटीचर ने एक ही पंच में सबको हैरान कर दिया था। वहीं पायल को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये पहली बार था जब पायल ने समर को फाइट करते हुए देखा था और बहुत ज्यादा चिंतित हो गई थी। वो पुलिस को बुलाना चाहती थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि समर एक ही पंच में जोगिंदर को वहां से उड़ा देगा। जोगिंदर बहुत मजबूत दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जोगिंदर उसको एक ही पंच में मार डालेगा, लेकिन यहाँ तो काम उल्टा हो गया। वहीं जोगिंदर के पीछे खड़े आदमी भी ये दृश्य देखकर हैरान थे। वो स्ट्रीट फाइटर थे, लेकिन वो जोगिंदर का भी मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो आज वो इस समर का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। जोगिंदर का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने दर्द में करहाते हुए कहा, मैं मैं हार गया, मैं हार गया, मैं वाकई में हार गया। अपने इस तोप पंच टेक्निक के लिए वो हर रोज बहुत सारी प्रैक्टिस करता था, लेकिन आज उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पंच का कोई सामना कर पाएगा। वो मन ही मन सोच रहा था,
ये जरूर कोई मार्शल आर्ट मास्टर है, नहीं तो मेरे इस पंच का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। मेरा सबसे मजबूत पंच होने पर भी इसने एक ही बार में इसे रोक दिया। ऐसा तो कोई एक मार्शल आर्ट मास्टर ही कर सकता है, मैं उसको नहीं हरा पाऊंगा। ये सोचते हुए उसने गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए अपने आदमियों से कहा, अरे तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और इसे मार डालो। जोगिंदर का चेहरा टेढ़ा हो गया। सभी को आदेश देते हुए उसने मन ही मन शैतान मुस्कान के साथ कहा, तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम एक दर्जन आदमियों तो से नहीं लड़ पाओगे ना। वो समर पर काबू पाने के लिए अपने आदमियों का फायदा उठाना चाहता था। उसका आदेश सुनते ही दर्जन भर लोग समर के ऊपर मंडराने लगे। पायल की आंखें भी और चिंता में भर गई। जब उसने देखा कि सबने समर को घेर लिया है, उसने चिंता में कहा, समर, समर भागो, हम इन सब का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, प्लीज यहां से भाग चलो। लेकिन समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए पायल की तरफ देखा और प्यारी भरी आवाज में कहा, पायल तुम चिंता मत करो, ये सिर्फ एक कमजोर मुर्गियों का झुंड है। भले ये दर्जन लोग थे, स्ट्रॉन्ग भी थे, पावरफुल भी थे, लेकिन समर के लिए सिर्फ एक कमजोर मुर्गियों का झुंड था। अगर इनमें से एक दर्जन आदमी आ भी जाएं तो वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। समर की बात सुनकर वो सभी लोग भड़क गए। उनमें से एक ने समर पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें कमजोर समझ रहे हो। भाइयों, इस कमीने को आज जिंदा मत छोड़ना, टूट पड़ो सभी के सभी। समर तेजी से दर्जन भर आदमियों के बीच बवंडर की तरह आगे बढ़ा। उसने अपनी तेज और पावरफुल किक्स और पंचेस से हर एक आदमी को हरा दिया। एक पल में उसने उन दर्जन भर आदमियों को धूल चटा दी। वो जमीन पर पड़े पड़े दर्द से करहा रहे थे। उनके मुंह से खून बह रहा था और हाथ पैर भी टूट गए थे। एक ही पल में उस खतरनाक आदमी दर्द के मारे रोने लगे। समर ने अपनी तिरस्कार भरी आंखों से उन सभी को देखा। उसके बाद समर जोगिंदर भाई के पास गया और उसने पूछा, अब तुम ये बताओ कि मेरी सुपारी तुम्हें दी किसने है। लेकिन जोगिंदर ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उनके गैंग का नियम था कि वो अपने क्लाइंट्स की जानकारी नहीं देंगे, अन्यथा उनका गॉडफादर के द्वारा उन्हें दंडित किया जाएगा। अगर वो नियम तोड़ेंगे तो वो बिल्कुल उनके खिलाफ हो जाएंगे। समर ने ठंडे से मुस्कुराते हुए जोगिंदर के दाहिने पैर पर जोर से रौंदा और उसको फिर कहा, तुम नाम बताने से मना कर रहे हो, मैं देखता हूं कि तुम कब तक अपने होठ बंद रखते हो। तभी कड़ाक की आवाज आई। समर ने जोर दे दिया और उसका दाहिना पैर टूट गया। वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। समर ने भौहें सिकोड़ी और ठंडे स्वर में फिर धमकी देते हुए पूछा, क्या तुम अभी नहीं बताओगे कि तुम्हें किसने भेजा है? अगर तुम मुंह नहीं खोलोगे, मैं तो तुम्हारा दूसरा पैर भी तोड़ दूंगा। लेकिन जोगिंदर पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वो अपने ईमान का बहुत पक्का था और इसलिए उसने एक बार भी मुंह नहीं खोला। समर ने जब देखा कि वो कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसने अपना पैर जोगिंदर के दूसरे पैर पर रखा और जोर से दबा दिया। फिर से एक कड़ाक की आवाज आई। जोगिंदर का दूसरा पैर भी टूट गया। अब समर ने उसके दोनों पैर तोड़ दिए थे। इसके बाद उसने गुस्से में गुर्राते हुए फिर से जोगिंदर को धमकी देते हुए पूछा, अब भी समय है, बता दो कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। अगर तुम अब भी मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगा। अगर मैंने तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी तो तुम जीवन भर सिर्फ लकवाग्रस्त हो जाओगे, खड़े नहीं हो पाओगे। इस समय जोगिंदर समर से बहुत डर गया था। उसने मन ही मन सोचा, राक्षस, तुम एक राक्षस हो। उसे पता चल गया था कि अगर वो जवाब नहीं देगा तो सचमुच में उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। अगर उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई तो वो विकलांग हो जाएगा और कभी भी अपने आप पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। पांव तो फिर भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन रीढ़ की हड्डी एक बार टूट गई तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तभी उसने एकदम से कहा, नहीं नहीं, नहीं नहीं, आप कुछ मत करना, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मुझे यहाँ चंदन ने भेजा है। उसने तुम्हारी टांगे तोड़ने के लिए हमें पैसे दिए। इस समय जोगिंदर को यंग मास्टर चंदन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो इस स्थिति में सिर्फ उसकी वजह से ही था। अपने जान बचाने के लिए जोगिंदर ने जल्दी से चंदन का नाम समर को बता दिया। समर ने गुस्से में अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, चंदन,
तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इन भेड़ों को मेरा शिकार करने के लिए भेजा? अब तुम्हें मेरे हाथों कोई नहीं बचा पाएगा। समर ने थोड़ा बोहे से कोड़ी और जोगिंदर से पूछा, इस समय चंदन है कहाँ? चंदन ने इस डर के मारे जल्दी से चंदन का ठिकाना बताते हुए कहा, भाई, वो मार्केट में ही है। उसने हमसे कहा है कि हम तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हें उसके पास वहां ले जाएं। चंदन का ठिकाना पता चलते ही समर ने ठंडे मुस्कान के साथ पायल से कहा, चलो चंदन को सबक सिखाने चलते हैं। ये कहते हुए वो पायल को अपने साथ लेकर एंटिक मार्केट की तरफ दोबारा से चल दिया। वहीं उधर एंटिक मार्केट में चंदन एक आलीशान कमरे में चिंता में इधर उधर घूम रहा था। उसने जोगिंदर भाई से कहा था कि समर की टांगे तोड़कर उसके पास ले आए। चंदन समर से किंग साइज नीलम छीनना चाहता था। इसी चिंता में वो जोगिंदर का इंतजार करते करते इधर उधर चक्कर काट रहा था। खटखट खटखट। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक आई। चंदन के चेहरे पर खुशी की लहर जोड़ गई। उसे लगा कि जोगिंदर भाई समर को लेकर आ गया है। वो जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला वो स्तब्ध रह गया। दरवाजे के बाहर खड़ा आदमी जोगिंदर नहीं था बल्कि समर था। समर ने किसी एक्सपर्ट की तरह अपने हाथ पीछे करके चंदन को ठंडे अंदाज में देखा। चंदन समर को देखकर चौंक गया था। अविश्वास में उसने उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने हैरानी और बड़बड़ाते हुए कहा, तुम तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? उसने जोगिंदर भाई से समर को सबक सिखाने के लिए कहा था, और यह आदमी बिना किसी चोट के उसके सामने खड़ा कैसे हो सकता था? समर ने मुस्कुराते हुए ठंडे अंदाज में उससे पूछा, तुम मुझे यहाँ देखकर इतना हैरान क्यों हो रहे हो, जैसे कोई तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो? उसे पता था कि उसको यहाँ देखकर चंदन को एक बड़ा झटका लगेगा। समर की बात सुनकर चंदन के चेहरे के भाव भी बदल गए। उसने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। समर ने कमरे के अंदर की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम नहीं समझे तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। क्या तुमने ही जोगिंदर भाई को मेरी टांग तोड़ने के लिए कहा था? आगे बढ़ता बढ़ता समर कमरे के अंदर चला गया और अंदर जाते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। समर की बातें सुनकर चंदन की आंखें आश्चर्य से भर गई। वो थोड़ा घबरा भी गया था। उसने घबराते हुए कहा, समर, समर, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम मेरे कमरे में ऐसे नहीं घुस सकते। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? बेशक मैं तुम्हें यहाँ पीटने आया हूँ। और ये कहता हुआ समर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। उसकी अपनी तरफ आते हुआ देखकर चंदन ने पीछे हटते हुए कहा, मैं मैं सिन्हा परिवार का यंग मास्टर हूँ, तो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखते ही कहा, ओह, तो फिर मैं भी देखता हूं कि मुझे कौन रोकता है। और ये कहते हुए उसने दर्जनों बार पंच मारे और वहीं चंदन ने दर्द के मारे चीखें मारने लगा। समर ने उसे पीट पीट कर सूजा हुआ सुअर बना दिया, जिसके मुंह से खून बह रहा था। चंदन विरोध करना चाहता था, लेकिन वह समर का मुकाबला नहीं कर सकता था। जितना वो ज्यादा विरोध करता, समर उसे उतने ही जोर से मारता। उसके बुरी तरह से पीटने के बाद समर ने अपना सामान उठाया, चंदन के पैर पर एक जोरदार किक मारी और उसका दाहिना पैर तोड़ दिया। उसके बाद वो एक और किक से दूसरा और पैर तोड़ दिया। चंदन ने एक दर्द भरी चीख मारी और दर्द से कराहते हुए बेहोश हो गया। उसने पैर तोड़ने के बाद वो बाहर निकला और पायल के पास पहुंच गया। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए पायल से कहा, चलो पायल, अब तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाने चलते हैं। और ये कहते हुए वो पायल के साथ वापस वही नेचुरल आइसक्रीम पार्लर पर पहुंच गया और लाइन में लग गया। लाइन बहुत लंबी थी और बहुत से लोग पहले से ही वहां पर आइसक्रीम खरीद रहे थे। लाइन में समर के सामने एक 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति एक छोटी सी लड़की के साथ खड़े थे, लेकिन उस बूढ़े आदमी और उनके साथ की बच्ची दोनों ने बहुत ही गंदे कपड़े पहने हुए थे। उनकी हालात से ही पता चल रहा था कि वो बूढ़ा आदमी
बहुत गरीब था। जैसे वो बूढ़ा काउंटर के पास पहुंचा तो पैसे निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। जब उसने पैसों के लिए जेब में हाथ डाला तो उसका चेहरा बदल गया। उसकी जेब में रखे पैसे गायब हो गए थे। उसे एहसास हो गया कि शायद पैसे गिर गए हैं। वो अभी अपनी जेबें टटोल ही रहा था, तभी लाइन में खड़े एक छोटे से बालों वाले युवक ने देखा कि वो आइसक्रीम के पैसे नहीं दे सकता, तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने उस बूढ़े का अपमान करते हुए कहा, अबे ओ फटीचर बूढ़े, अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तो इस लाइन में लगे ही क्यों? चलो हटो यहाँ से। और ये कहते हुए उसने बूढ़े को धक्का मार दिया और बूढ़ा जमीन पर गिर गया। बूढ़े का शरीर जमीन पर लगा और वो बेहोश हो गया। वो छोटे से बच्चे उसके पास बैठकर सिसक सिसक कर रोने लगी। अपने दादाजी को जगाने की कोशिश कर रही थी। समर ने जब उस बच्चे को रोता हुआ देखा तो वो उसको देख नहीं पाया और उसकी लड़की की मदद करने के लिए तुरंत वहां से चला गया। समर छोटे बच्चे के पास गया और जब वो बूढ़े आदमी की मदद करने ही वाला था तो छोटे बाले वाले युवक ने उसका अपमान करते हुए कहा, बेवकूफ, वो एक ठग है और वो जागेगा तो निश्चित रूप से तुमसे पैसे ही मांगेगा। समर ने गुस्से में उस युवक की तरफ देखा और उसे डांटते हुए बोला, तुम नीच आदमी हो। अगर तुमने उसे धक्का नहीं दिया होता तो वो बेहोश नहीं होता। तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। और ये कहते हुए समर खड़ा हुआ। उसने उसके पेट पर एक जोरदार किक दे मारी, जिससे वो उड़कर बहुत दूर जा गिरा। अब युवक का चेहरा पीला पड़ गया था। वो अपने जगह से उठ नहीं सका था। समर उस युवक को सबक सिखाने के बाद बूढ़े के पास फिर गया और उसको प्रेशर पॉइंट्स पर मार्गों की मालिश की और उसकी मालिश से बूढ़ा होश में आ गया। अपने दादाजी को होश में आता हुआ देखकर उस छोटी सी बच्ची ने समर को धन्यवाद करते हुए कहा, भैया, भैया मेरे दादाजी जाग गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने मेरे दादाजी को ठीक कर दिया। वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उसने देखा कि उसके दादाजी जाग गए हैं। समर ने छोटी बच्ची के सिर पर हाथ थपथपाया और मुस्कुराते हुए उस बच्ची को गोद में उठाया और काउंटर की तरफ चला गया। सभी लोगों ने उसको अपने ही आप से डर और सम्मान की जगह दे दी। समर ने उस बच्चे और बूढ़े के साथ साथ अपने और पायल के लिए भी आइसक्रीम ली। छोटी बच्ची आइसक्रीम लेकर खुश हो गई थी। बूढ़े आदमी और छोटी बच्ची के जान से पहले समर ने चुपचाप उस बूढ़े आदमी के जेब में कुछ पैसे भी डाल दिए थे ताकि उनकी मदद की जा सके। उसके बाद समर और पायल वहीं पार्क पर एक लंबी बेंच पर बैठे और आइसक्रीम खाते हुए बातें करने लगे। जब वो पायल के साथ होता था तो उसे हमेशा सुकून और सहजता महसूस होती थी। उसके बगल में बैठे एक कपल ने भी उन्हें ईर्ष्या से देखना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने देखा कि समर और पायल कितने अतरंग हैं, वो लड़का हैंडसम था जबकि लड़की बहुत खूबसूरत और आकर्षक थी। उस लड़के ने जब भी पायल की खूबसूरती को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। उसकी डेट ने जब उसको पायल की तरफ देखते हुए देखा तो उसने जोर से उसका कान घुमाया और उसका चेहरा दर्द से मुड़ गया। ऐसा देखकर समर और पायल भी हंस पड़े। समर ने मुस्कुराते हुए पायल की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी खूबसूरती तो किसी को भी पागल कर देती है पायल। तुम्हें देखने वाला देखता ही रह जाता है। पायल ने उसे मोहक ढंग से देखा और कहा, ज्यादा बातें मत करो, चुपचाप आइसक्रीम खाओ। अगर ये पिघल गई तो इसका मजा खराब हो जाएगा। उसकी पलकें बड़ी आकर्षक सितारों की तरह फड़फड़ा रही थी। दोनों ने बातचीत की, आइसक्रीम खाई और आइसक्रीम खत्म करने के बाद दोनों पायल की मसराटे में बैठे और पायल ने समर को अग्रवाल इंडस्ट्रीज छोड़ने के लिए आगे गाड़ी बढ़ा दी। दोनों अग्रवाल इंडस्ट्रीज में पहुंचे ही थे कि पायल ने अपना पेट पकड़ लिया और मन ही मन अपने आप से कहा, हे भगवान, कि मेरे पेट को क्या हो गया? इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुझे अभी अभी वॉशरूम जाना पड़ेगा। और वो जल्दी से गाड़ी से उतरी और अग्रवाल इंडस्ट्रीज के वॉशरूम की ओर भागी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे अभी अभी पीरियड्स आ रहे हैं। और जब समर ने पायल को अग्रवाल इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग की ओर भागते हुए देखा तो वो बेचारा भी दंग रह गया। वो कुछ देर तक वहीं खड़ा और सोचता रहा कि ये आखिरकार क्या हो गया है। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। समर धीरे धीरे बिल्डिंग की तरफ जाने ही लगा था कि उसका फोन बज गया। उसने फोन उठाया और कहा, हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज आई, अरे बेवकूफ, मैं पायल हूँ।
मैं अपने सैनिटरी पैड लाना भूल गई। मुझे जल्दी से एक पैकेट ला कर दो। पायल ने अपनी बात पूरी की और देखा कि फोन कट गया। लेकिन जैसे ही उसने फोन हाथ में लिया तो उसने देखा कि बैटरी ही डेड हो गई है। अब वो समर उसको कैसे ढूंढेगा और कहाँ ढूंढेगा, वो यही सोच सोच कर फिर से परेशान होने लगी थी। वहीं उधर समर भी सोच में पड़ गया था। उसने मन ही मन सोचा, पायल, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए सैनिटरी पैड लाऊं? लेकिन तुम लेडीज वॉशरूम में हो, मैं एक लड़का हूं और वहां कैसे जा सकता हूं? अगर मैं महिलाओं के वॉशरूम में गया तो लोग मुझसे ही गलत सवाल करेंगे और गलत समझ लेंगे। मुझे पीट पीट कर मार भी डालेंगे। समर ने अवाक होकर अपने फोन की तरफ देखा। उसने पायल के फोन पर कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। उसने अनुमान लगाया कि पायल की फोन की बैटरी भी शायद खत्म हो गई होगी, इसलिए वो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। समर ने आंखें घुमाई और हताश होकर शॉपिंग मॉल मार्ट की तरफ ही चल दिया। शॉपिंग मार्ट अग्रवाल इंडस्ट्रीज के करीब 20 मीटर दूर पर ही था। पास होने की वजह से कंपनी के कई कर्मचारी यहाँ सामान खरीदने आते थे, इसलिए इसका कारोबार खूब फल फूल रहा था। समर शॉपिंग मार्ट में गया और देखा कि अग्रवाल इंडस्ट्रीज के कई कर्मचारी खरीदारी ही कर रहे थे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसको एक कोने में सैनिटरी पैड का पैकेट मिल गया। उसने पैड उठाया और उसके बाद चारों ओर देखने लगा। देखा कि सुनिश्चित कर ले कि पहले कोई उसे देख तो नहीं रहा। वो बिल्डिंग काउंटर पर पहुंचा। उसने धीमी आवाज में पूछा, बॉस ये कितने का है? बॉस ने उसके हाथ के उस पैड को देखकर कहा, मिस्टर, ये लड़कियों के इस्तेमाल करने की चीज है। आप जैसे आदमियों को इसकी क्या जरूरत? क्या आप ट्रांसजेंडर हैं? ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में सोचते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ने लगी। उसने मोटे बॉस ने उसे ऐसे लोगों से नफरत थी। बॉस की आवाज तेज थी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग जो खरीदारी कर रहे थे सभी समर की तरफ देखने लगे। जब उन्होंने समर के हाथों में वो देखा तो वो अवाक रह गए। समर ने 500 का नोट फेंका और धीरे से कहा, बॉस, ये रहे पैसे और जल्दी से इसको पैक कर दो। और उसने बिना ही पैकिंग किए ही उसको उठाया और वहां से भागने लगा। ऐसे भागते हुए समर वापस अग्रवाल इंडस्ट्रीज के बाहर पहुंच गया। वो कभी भी इस शॉपिंग मार्ट पर नहीं जाएगा। अगर अंडरवर्ल्ड के लोगों को पता चल जाएगा कि शैडो किंग ये पैड खरीदता हुआ फिर रहा है तो वो हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। भगवान का शुक्र है कि शैडो ग्रुप टीम के किसी भी सदस्य को इस बारे में पता नहीं चला। और जब वो इस बारे में सोचते हुए मन ही मन खुश हो रहा था, उन लोगों के बारे में भी पता नहीं होना चाहिए, वरना वो उसका मजाक उड़ाएंगे। समर उसको लेकर अग्रवाल इंडस्ट्रीज की पहली मंजिल पर आ गया। अपराध बोध से वो लेडीज वॉशरूम की ओर चल पड़ा। वो लेडीज वॉशरूम में जाने के बारे में सोच सोच कर ही घबरा रहा था, क्योंकि वो एक लड़का था। समर ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, प्लीज किसी को भी अभी लेडीज वॉशरूम मत भेजना, नहीं तो मेरी पूरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। उसने लेडीज वॉशरूम के पास पहुंचकर अपना हाथ मसला और उस पागल ने दरवाजा खटखटाने की बजाय एक ही झटके में दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसको अंदर एक सुंदर चेहरा दिखाई दिया। उसकी मोती जैसे आंखें थी। उस लड़की ने समर को गुस्से में देखा। समर को एक जानलेवा और महसूस हो रहा था। जब उसने उस लड़के का चेहरा देखा तो समर के चेहरे के भाव बदल गए। वो लगभग बेहोश ही हो गया था। वो लड़की कोई और नहीं, कियारा थी। कियारा उसको गुस्से में घूर रही थी। उसने समर पर चिल्लाते हुए कहा, समर, तुम यहाँ क्या करने आए हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेडीज वॉशरूम में आने की? मैं तुम्हें मार डालूंगी। कियारा इस हालात में थी कि वो शर्मा आ रही थी और उसको समर पर गुस्सा भी आ रहा था। समर ने अपने सिर से पसीना पोंछा और जल्दी से कियारा को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, वो 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 उसको हनी कहने ही वाला था। तभी उसको याद आया कि वो अभी ऑफिस में है और इसलिए तुरंत उसने अपनी बात को चेंज करते हुए कहा, सॉरी 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 प्रेसिडेंट, ये एक छोटी सी गलत फहमी हो गई। हालांकि वो मेंटली स्ट्रांग था, लेकिन ये पहली बार था कि जब वो लेडीज वॉशरूम में गया था, इसलिए वो दिल से काफी डरा हुआ था। लेकिन कियारा का फिगर वाकई में खूबसूरत था। वो एक मॉडल से बेहतर थी। कियारा ने उसको गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आप खड़े खड़े देख क्या रहे हो? दरवाजा बंद करो और निकलो यहाँ से। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था।
वो समय पर इस समर से बहुत नफरत करती थी। इस समय वो समर को बुरी तरह से पीटना चाहती थी। समर ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और वॉशरूम से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ वो पैकेट देखा और बड़बड़ाते हुए बोला, गलत फहमी। ये एक गलत फहमी है। मैं तो बस यहाँ ये देने आया था। वहीं उधर वॉशरूम के अंदर कियारा ने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, गलतफहमी? माय फुट। समर, तुम एक कमीने हो, बदमाश हो। तुम ऐसे इंसान निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम न सिर्फ लेडीज रूम में घुसे बल्कि किसी को देने के लिए ये पैकेट भी लेकर आई थी। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। कियारा का ठंडा और सुंदर सा चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था। उधर समर ने भी एक ठंडी आंख भरी। वो दिल से ही उदास हो गया था। उसने पायल के बारे में सोच सोचते हुए कहा, पायल, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब मैं कियारा को क्या मुंह दिखाऊंगा? पायल, तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हो ना? वो जानता था कि मामला बहुत गंभीर हो गया है। कियारा उसको जल्दी से माफ नहीं करेगी। समर ने अपना फोन निकाला और पायल का नंबर फिर से डायल करने लगा। दुर्भाग्य से अभी भी नंबर स्विच ऑफ ही आ रहा था। समर ने अपना मोबाइल हाथ में भींचते हुए कहा, मुझे पायल को यार ढूंढना ही पड़ेगा। उसको मेरी हेल्प की जरूरत है, लेकिन कहाँ ढूंढूं ये तो नहीं समझ आ रहा। बिल्डिंग के पहली मंजिल पर दो लेडीज रूम थे, एक पूर्व में और एक दूसरा पश्चिम में। पायल पूर्व वाले में नहीं थी, इसलिए वो निश्चित रूप से दूसरे वॉशरूम में होगी। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। वो उस पैकेट को लेकर दूसरे वॉशरूम की ओर चल पड़ा। वो काफी डरा हुआ भी था। उसे डर था कि कहीं अब दूसरे वॉशरूम में भी कोई उसको देख ना ले और कोई लड़की ना मिल जाए। इसलिए वो बहुत सावधानी से दरवाजा खोल रहा था। जब उसने दरवाजा खोला तो आखिरकार उसे पायल मिल ही गई। समर को अपने सामने देखकर लेडीज वॉशरूम में पायल ने शर्माते हुए कहा, तुम बहुत आलसी और धीमे हो। तुमने इतना समय कहाँ लगा दिया? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आखिरकार ये जब पहली बार था कि उसने किसी लड़के से अपने लिए ये पैकेट लाने को कहा था, इसीलिए उसे बहुत शर्म भी आ रही थी। पायल की बात सुनकर समर को गुस्सा आ गया। उसकी वजह से कियारा उसे गुस्सा हो गई थी और जब वो उसको आलसी ही कह रही थी, इसलिए उसने पायल को सजा देने के बारे में सोचा। और ये सोचते हुए उसने उस पैकेट को पायल को देने के बजाय पैकेट को कसकर पकड़ते हुए एक शैतानी मुस्कान के साथ पायल को देखा। समर की शैतानी आंखों को देखकर पायल ने डर के मारे पीछे हटते हुए कहा, समर, ये तुम क्या कर रहे हो? ये लेडीज रूम है। तुम ये पैकेट मुझे दे दो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो लोग गलत समझेंगे। समर ने एक शैतानी मुस्कान दिखाई और धीरे से फुसफुसा कर कहा, गलत तो लोगों ने मुझे समझ ही लिया है, वो भी तुम्हारी वजह से। अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। और ये कहते हुए समर ने पायल को एक प्यारी सी चपत लगा दी। पायल ने अपने सफेद दांत पीछे अपनी नजरें झुका ली। उसका सुंदर चेहरा लालिमा और पसीने की पतली लकीरों से भर गया। उसकी सांसें तेज हो गई थी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वहीं समर की आवाज किसी ने सुन ली थी। वॉशरूम के दरवाजे के बाहर ईरा और प्राची खड़ी थी, जो वहां पर वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए आई थी। जब उन्होंने समर की आवाज सुनी तो ईरा ने हैरान होते हुए प्राची से कहा, प्राची, क्या तुम्हें भी वॉशरूम में कोई आदमी की आवाज सुनाई दे रही है? प्राची ने शर्माते हुए कहा, हाँ हाँ, हाँ, मुझे भी लग रहा है कोई है। वहीं उन दोनों की बातें सुनकर समर और पायल भी डर गए। उन्होंने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। वो बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। उन्हें डर था कि बाहर के लोग सुन लेंगे। समर आवाज सुनकर ही पहचान गया था कि बाहर इरा और प्राची खड़ी है। वहीं बाहर इरा ने बड़बड़ाते हुए प्राची से कहा, यार, ये तो बहुत अजीब है। हमने अभी अभी एक लड़की की आवाज सुनी, लेकिन अब वो बिल्कुल चली गई। आखिर वो लोग कहाँ चले गए? उन दोनों के चेहरे पर अड़चन से और भी भाव आ गए थे। वो दोनों वहां से दूसरी तरफ चली गई। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। समर और पायल दोनों ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से वो पकड़े नहीं गए। उसका हाथ अनजाने में ही पायल के कंधे पर चला गया। पायल ने आंखें घुमाई और उसके हाथ पर एक छोटी सी चपत लगाते हुए कहा,
समर, अपना हाथ हटाओ। हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करो। समर ने हल्के से मुस्कुराया और हाथ पीछे खींचते हुए बोला, माफ करना, मेरा हाथ फिसल गया था। लेकिन ऐसा करने से पहले उसने फिर से उसके कंधे को पकड़ा और उसके कोमल एहसास को महसूस किया, जिससे पायल को और भी ज्यादा शर्म आने लगी। पायल ने अपनी शर्म को छुपाने की कोशिश करते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, बदमाश, अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। यहाँ तो नहीं, कोई आ गया तो देख लेगा तो और ज्यादा पंगा हो जाएगा। समर मुस्कुराया, अपना हाथ हटाया और उसके गाल पर एक और चपत लगाई और कहा, कोई बात नहीं, बाहर जो भी था वो यहाँ से चला गया है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए वो एक शैतानी मुस्कान के साथ पायल की तरफ बढ़ने लगा। पायल ने अपनी गाल पर हाथ रखा और समर को गुस्से में घूरते हुए कहा, समर, तुम बेशर्म हो, बाहर निकल जाओ अभी के अभी। क्या कर रहे हो? उसे शर्म और गुस्सा दोनों ही आ रहे थे। उसने शर्माते हुए समर को थोड़ा धक्का दे दिया। समर ने उसे शैतानी मुस्कान के साथ पायल को एक और चपत लगाई और धीरे से कहा, ये तुम्हारी सजा है। तुम्हारी वजह से आज मेरी इज्जत सार्वजनिक रूप से नीलाम हो गई। अगर अगली बार कुछ ऐसा हुआ तो तुम्हें इतने में छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें इससे भी ज्यादा सजा मिलेगी। और ये कहते हुए उसने पायल को वो पैकेट दिया और वॉशरूम से बाहर निकल गया। पायल उसको ऐसे जाता हुआ देखकर देखती रह गई। वो समर को अब गुस्से में घूर रही थी। ये पहली बार था जब उसको किसी ने ऐसे चपत लगाई थी। वहीं समर सेज अपार्टमेंट की तरफ ही जा रहा था। तभी अचानक उसको एक स्पष्ट और मधुर आवाज सुनाई दी, समर, सीईओ मैडम ने अभी के अभी अपने ऑफिस में आपको बुलाया है। समर ने पलट कर देखा तो पाया कि उसके पीछे इरा खड़ी थी। उसने आज पर्पल कलर का बिजनेस आउटफिट पहना था, जो उसके आकर्षक और सुंदर फिगर को और भी निखार रहा था। लेकिन समर के पास उससे बात करने का समय नहीं था। वो यह तो बस इस बारे में सोचने लगा था कि कियारा ने उसको अपने ऑफिस में क्यों बुलाया है। उसको डर लगने लगा था कि वॉशरूम वाली बात को लेकर सजा देने के लिए कियारा उसको बुला तो नहीं रही थी। इसलिए उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और थोड़ा दोषी भाव में पूछा, मिस इरा, क्या बात है? क्या आपको पता है कि सीईओ मैडम ने मुझे क्यों बुलाया है? कियारा के खूबसूरत ठंडे चेहरे के बारे में सोचकर उसे घबराहट होने लगी थी। समर कभी भी किसी लड़के का सामना करने से घबराता नहीं था, लेकिन कियारा की बात कुछ और ही थी। हीरा ने नाम में सिर हिलाया और धीरे से कहा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन सीईओ मैडम गुस्से में लग रही है। आप जल्दी से चले जाओ कि कहीं आप वो गुस्से में आप पर ना निकल जाए। हीरा बहुत टाइम से अग्रवाल इंडस्ट्रीज में काम कर रही थी, लेकिन उसने कियारा को कभी इतने गुस्से में देखा नहीं था। जब वो कियारा के ऑफिस में गई थी, तब कियारा इतने गुस्से में थी कि उसने अपना मोबाइल भी अपनी मुट्ठी में भेजते हुए तोड़ दिया था। अब जब इरा ने ऑफिस में एंट्री किया था तो कियारा के चेहरे पर गुस्से की झलक देखी थी, तो वो खुद भी डर गई थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि कियारा क्यों गुस्सा थी, लेकिन वो इतना जरूर समझ गई थी कि कियारा के गुस्से का समर से कुछ तो लेना देना है। इसलिए वो समर के लिए थोड़ी चिंतित हो रही थी। समर ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ किस बात को लेकर हमारी प्यारी सीओ गुस्से में है। मैं अभी उनके ऑफिस में जा रहा हूँ, तुमसे बाद में मिलता हूँ। वो थोड़ा घबराया हुआ जरूर था, लेकिन उसने ये घबराहट चेहरे पर आने नहीं दी। चुपचाप वो कियारा के ऑफिस की तरफ चल दिया। समर की फीकी पड़ती पीठ को देखकर इरा की खूबसूरत भौहें सिकुड़ गई। उसकी आंखों में थोड़ी उलझन दिखाई दे रही थी। उसने कंफ्यूज होते हुए कहा, लेकिन ये समर लेडीज वॉशरूम की तरफ से आ क्यों रहा था? उधर तो सिर्फ लेडीज वॉशरूम है, ये वहां क्या करने गया था? उसे समर पर कुछ अजीब सा आज लग रहा था। जब वो मिलते थे तो समर उसके साथ हमेशा थोड़ा तो फ्लर्ट करता था, लेकिन आज उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो थोड़ा नर्वस भी दिख रहा था। उसे भी ये बात पर संदेह हो गया था कि आदमी की आवाज आने वाले उस लेडीज वॉशरूम में कहीं समर ही तो नहीं था। उसका मन कह रहा था, लेकिन दिल इस बात को नकार रहा था। वो समर को एक अच्छे इंसान के रूप में जानती थी, जो हमेशा दूसरों की मदद करता था, और ऐसा आदमी
लेडीज वॉशरूम से क्या करने जाएगा। वहीं समर कियारा के ऑफिस की तरफ जा रहा था। वो फर्स्ट फ्लोर पर था और कियारा का ऑफिस थर्ड फ्लोर पर। वो सिर्फ वहां 2 मिनट में और पहुंच सकता था, लेकिन उसने अपराध बोध के साथ उसके ऑफिस की तरफ धीरे धीरे जाने लगा, जिसकी वजह से उसको 20 मिनट लग गए। खट 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 खट। समर ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और 3 बार कियारा के ऑफिस का दरवाजा नॉक किया। अंदर से एक ठंडी और गुस्से भरी आवाज आई, आ जाओ। उसकी ठंडी और गुस्से भरी आवाज सुनकर समर का दिल सा बैठ गया। समर थोड़ा घबराते हुए अंदर गया। उसने सावधानी से पूछा, सीओ मैडम, क्या आपने मुझे बुलाया? वो ये कह रहा था, तभी उसकी नजर कियारा के टूटे हुए फोन पर पड़ी, जिसकी स्क्रीन लगभग चूर चूर हो गई थी। कियारा ने अपनी ठंडी आंखों से समर की तरफ देखा और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, समर, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने आपसे आज क्या करने को कहा था। उसका गुस्सा एक आग की तरह था और समर को वो जलाना चाहती थी। समर ने धीरे से जवाब देते हुए कहा, सीओ मैडम, मुझे आपने आज मिस पायल से मिलने और उनके साथ नए प्रोजेक्ट के बारे में आगे स्ट्रेटेजिक बात करने के लिए भेजा था। कियारा ने अपने चेहरे पर एक ठंडे मुस्कान लाते हुए कहा, ओह, चलो ये तो अच्छी बात है कि आपको अपना काम याद तो है। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी प्रेसिडेंट, मुझे मेरा काम अच्छी तरह से याद है। तभी कियारा ने समर को ठंडे अंदाज में देखा और उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था। इसलिए उसने अपनी ठंडी नजरों से समर को घूरते हुए कहा, अब जब आपको अपना काम याद है, तो आप कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जाकर पायल से मिलने की बजाय लेडीज वॉशरूम में क्या करने गई थी? यह बात सुनते ही समर के चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। उसका चेहरा सफेद सा पड़ गया था। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि इतनी जल्दी ही कियारा उसे इस बात को लेकर बुला लेगी। अब क्या जवाब देगा समर कियारा की बात का? क्या कियारा उसकी बात का विश्वास करेगी? क्या उन दोनों में गलतफहमी दूर हो पाएगी, या इसका कोई बड़ा मुद्दा बन जाएगा? बात डिवोर्स तक पहुंच जाएगी? क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। हमारे चैनल सुकून एफएम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करने के लिए एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर से जरूर करते रहें और इस कहानी को अपने क्षेत्र और अपने शहरों में जरूर से जरूर फैलाते रहें।